नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल कैपिटल खबर के विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह वरिष्ठ पत्रकार श्री सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार। नमस्कार अमित जी, नमस्कार नमस्कार जी सर, दिल्ली में डीपीएल चालू है, यानी दिल्ली पॉलिटिकल लीग जैसा आप कहते हैं, और धुआंधार अटैकिंग फॉर्म में सारी राजनीतिक पार्टियां नजर आ रही हैं। यानी दिल्ली की सियासी पिच जो है वो इस वक्त बहुत गर्म है, और खासकर आम आदमी पार्टी जो है वो बिल्कुल अटैक पर अटैक किए जा रही है। जैसे हम T20 में देखते हैं, जो स्लॉग ओवर्स होते हैं उसमें आप बिल्कुल अपने सभी फास्ट बॉलर्स को लगा देते हैं और लगातार अटैकिंग मूड में नजर आते हैं। वैसे ही आम आदमी पार्टी भी इस वक्त नजर आ रही है, और पहले वोटर स्कैम की बात उसने चलाई, और अब वो एक नया नया मुद्दा लेकर के आई है जनता के बीच। आम आदमी पार्टी ने एक हम कहें कि एक पोस्टर लॉन्च किया है जिसमें वो पूछ रही है कि दिल्ली में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा। ये बात सर आप भी लगातार उठा रहे हैं कि दिल्ली की बीजेपी की जो टीम है वो बिना कैप्टन के खेल रही है। अभी मुख्यमंत्री आतिशी ने बकायदा इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकारों से पूछा कि दिल्ली का सीएम कौन होगा बीजेपी की तरफ से, ये बीजेपी जवाब दे, कहीं रमेश पिधूड़ी तो नहीं होंगे। और उन्होंने बीजेपी को गाली गलौच पार्टी के नाम से भी संबोधित किया। तो सर, दिल्ली की सियासी पिच पर अभी कुछ इसी तरह की बैटिंग और बॉलिंग हो रही है, और आपको क्या लगता है कि बिना कैप्टन के जो बीजेपी खेल रही है दिल्ली में, तो वो किसे कैप्टन बनाने के मूड में है? क्योंकि दिल्ली में भी अगर हम देखें तो बीजेपी के पास फेसेस की कमी नहीं है, कई सारे फेस उसके पास है। और लेकिन बीजेपी ने अब तक जो एक मूड दिखाया है अपना, जो पोस्टर्स बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं उनमें नरेंद्र मोदी का ही चेहरा दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ तक अगर हम देखें तो कैंपेन की जो शुरुआत हुई है उसमें भी पीएम मोदी की तरफ से ही शुरुआत की गई है। अगर आज आप पीएम मोदी की मन की बात, मेरे ख्याल से आज ही जो उसकी जो एक रिकॉर्ड आई है, मेरे ख्याल से मैं कहीं देख रहा था जहां उन्होंने कहा है कि कलेक्टिव एब्यूजिंग, जो सब मिल करके मुझे गाली गलौज करते हैं। तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने जो ये बात कहा है, ये बात जो कहा है, जो तो उन्होंने इनफैक्ट टारगेट किया है दिल्ली के चुनाव को, जहां पर के पिछले 2-3 दिन में अरविंद केजरीवाल ने 10 करोड़ का शहजादा और क्या क्या उनको कहा है, और गाली गलौज, खैर ये सब तो चल ही रहा है। तो ये तो प्रधानमंत्री ने उसको काउंटर करने की कोशिश की है। हम आज आते हैं, अब आज का मुद्दा जो आतिशी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिसमें आतिशी ने ये बात रखा कि बीजेपी का कौन है, उन्होंने पोस्टर दिखाया बीजेपी का कौन है नेता, और एक क्वेश्चन मार्क लगाया, और उसके बाद उन्होंने रमेश भदौड़ी का नाम लगातार कम से कम उस 5 मिनट के अपने स्टेटमेंट में उन्होंने कम से कम 15 बार रमेश भदौड़ी का नाम लिया होगा। और वो रमेश भदौड़ी की चूंकि एक समय पब्लिक परसेप्शन में एक उनकी इमेज जो है, सो हो सकता है उनके देहात के एरिया में या कहीं जगह पे, लेकिन जनरली जो उन्होंने जो तो लगातार 2 बार जो बातें की हैं, उससे एक संभ्रांत समाज में उनकी छवि पहले भी कभी बहुत अच्छी रही थी, और आज के समय में तो और खराब हो गई है। और चूंकि बीजेपी दिल्ली में संभ्रांत वर्ग की रही है, और ऐसी स्थिति में बीजेपी संभ्रांत वर्ग की पार्टी रही है, और ऐसी स्थिति में अगर आतिशी ये प्रोजेक्ट करती हैं कि भाई देखिए इनके तो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट रमेश भदौड़ी होने जा रहे हैं, तो रमेश भदौड़ी को लेकर के एक तो संभ्रांत वर्ग को प्रॉब्लम है, और दूसरा प्रॉब्लम उनको लेकर के पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो एक बड़ी सोची समझी गेम के अंदर उन्होंने उनका नाम आगे बढ़ाया। अच्छा, ये इनकी एक पास्ट में सक्सेस स्टोरी भी रही है। जब बीजेपी आप देखें तो बीजेपी 1993 से अभी तक 7 विधानसभा चुनाव दिल्ली में हुए हैं। 7 में से 5 में बीजेपी ने चेहरा दिया है, सीएम पद का चेहरा दिया है,
और दो में नहीं दिया है, 2020 में और 2015 में नहीं दिया है। तो इन दोनों ओकेजन्स पे आम आदमी पार्टी ने क्या किया कि एक बार तो उन्होंने जगदीश मुखी का फोटो चला दिया। आपको याद होगा 2015 के चुनाव में उन्होंने जगदीश मुखी का एक बड़ा ही दुखी टाइप का चेहरा ऑटो रिक्शा पे चिपका कर चला दिया। जगदीश मुखी ने इसके बारे में काफी प्रोटेस्ट वगैरह किया, काफी कि भाई ऐसे कर दिया। तो इस बार उन्होंने, और शायद स्ट्रिक्चर्स भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ पास हुई कि आप, और दिखा दिया कि कुछ छोटे मोटे कुछ सर्वे के रिजल्ट्स दिखा दिए कि चीफ मिनिस्टर का चॉइस कौन होगा, केजरीवाल होगा या देशमुख होगा। केजरीवाल को 80 अंक दे दिए, जगदीश मुखी को 8 अंक दे दिए। ऐसे कर करा के उन्होंने एक किया था, जिसका कि जगदीश मुखी ने प्रोटेस्ट किया था, इलेक्शन कमीशन में गए थे और हाईकोर्ट वगैरह में गए थे। इसके बाद एक रिप्रिमांड मिला था आम आदमी पार्टी को। तो इस बार उन्होंने रमेश बुधड़ी का चेहरा तो नहीं दिखाया है, लेकिन उन्होंने उनका नाम कई बार लिया है कि लोगों के जनमानस में उनका नाम फैल जाए, और चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है। वो आग उगलता हुआ विषाक्त वार्ता करते हुए रमेश बुधड़ी का चेहरा तो सबके सामने है। तो ये उन्होंने एक बार स्ट्रैटेजी, एक जो कहते हैं मीडिया स्ट्रैटेजी प्ले की। और लास्ट टाइम इन्होंने जो है सो, जो कहते हैं मनोज तिवारी जो सांसद हैं, वो उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे, उनको उन्होंने खजूर के घास पे चढ़ा दिया, कह दिया कि ये हमारे। अच्छा, मनोज तिवारी ने उसका जो कॉम्प्लीमेंट ले लिया और उसके बाद वो प्रचार प्रसार में लग गया, अपने आप को प्रोजेक्ट करने लग गए और गाना गाने लग गए, रिंकी आके पापा, रिंकी आके पापा। तो भाई जब दिल्ली की जो संभ्रांत जो क्लास है, वोटर है, और रिंकिया के पापा को कैसे वोट दे देता। तो वो दो बार इनकी स्ट्रैटेजी बड़ी सक्सेसफुल रही है 2015 और 2020 के चुनाव में, और उसी स्ट्रैटेजी को रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो वैक्यूम है, सीएम फेस का जो वैक्यूम है, उसमें वो इस बार रमेश बुधूड़ी का चेहरा फिट कर दें, और जिससे कि उसको लेकर के फिर लोगों के बीच पाया जाए कि भाई अगर रमेश बुधूड़ी को सीएम बनना है तो बीजेपी को इसका जम करके क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, उन्हें खुल करके कहना पड़ेगा कि रमेश बुधूड़ी इज नॉट देयर सीएम फेस, ये इनको कहना पड़ेगा। अगर वो नहीं कहेंगे तो ये तो बीजेपी के लिए बहुत घातक होगा। जी देखिए, एक जो आपने बात उठाई थी कि जो हम लोग जो लगातार डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या सीएम फेस बीजेपी ने कभी दिल्ली में जो पहले जो दिया सीएम फेस, 7 में से पिछले 2 चुनाव में नहीं दे रही है, लेकिन उसके पहले 5 चुनाव में सीएम फेस उन्होंने दिया है। और सीएम फेस की जो लड़ाई रही है, सीएम फेस की लीडरशिप में जो लड़ाई रही है, उसमें मैं ये कहूं कि बीजेपी ने 5 में से 2 बार पछाड़ने में वो सक्सेसफुल रही। 1993 में भदरलाल खुराना सीएम फेस थे और उनकी लीडरशिप में पार्टी ने बहुत ही शानदार जीत अर्जित की थी। सीटें तो छोड़िए, सीटें जो तो उनका आई थी 52-53, वो तो अपनी जगह पर है। 47% वोट भदरलाल खुराना लेकर के आए थे 1993 के चुनाव में, और ध्वस्त कर दिया था बिल्कुल कांग्रेस को और विपक्षी पार्टियों को। उसके पीछे एक कारण राम मंदिर का आंदोलन और बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन भी बताया जाता है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये था कि ये सारी अनुकूल परिस्थितियों को भजाने के लिए उनके पास भदरलाल खुराना के रूप में एक बहुत अच्छा कप्तान। उसके बाद जब सरकार बनी, पार्टी के अंदर बहुत अंतरकलह हो गया, खुराना जी को कुर्सी छोड़नी पड़ी, साहब सिंह वर्मा चीफ मिनिस्टर बने। तब तक साहब सिंह वर्मा का जो एक एज चीफ मिनिस्टरियल पोजीशनिंग जो थी वो बहुत अच्छी नहीं जा रही थी, उनकी रेटिंग्स बहुत गिर रही थी मार्केट में। तब तक कांग्रेस ने शीला दीक्षित को प्रोजेक्ट कर दिया था एज पार्टी प्रेसिडेंट, और लग रहा था कि अब ये चल करके आगे यही पार्टी की चीफ मिनिस्टर बनेगी। ऐसी स्थिति में एक डेस्परेट मूव में, मुझे अभी भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है कि ये कहा तय हुआ था कि खुराना जी ने वो हवाला कांड में नाम आने से रिजाइन किया था, और ये तय हुआ था कि अगर हवाला कांड में खुराना जी क्लियर हो जाएंगे तो वापस सीएम बनेंगे। वो क्लियर हो भी गए, तो साहब सिंह को हटने की बात आई। तो मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी याद है कि अडवाणी जी आए थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक तरफ खुराना बैठे थे, एक तरफ साहब सिंह बैठे थे, और साथ में वो सुषमा स्वराज को लेकर के आए थे, जो दिल्ली से उस समय साउथ दिल्ली से एमपी होती थी। वहां पर उन्होंने अनाउंस किया था कि ना खुराना होंगे मुख्यमंत्री, ना साहब सिंह रहेंगे मुख्यमंत्री, सुषमा स्वराज। और सुषमा स्वराज को मात्र मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने का समय मिला था मुख्यमंत्री रहने का, और शीला दीक्षित के सामने वो बिल्कुल ही कमजोर साबित हुई थी।
इनफैक्ट मैंने जो आपको एक आज आपके साथ जो हमने थंबनेल शेयर किया है, जो आपके पास जी भी है, उसमें आप देखेंगे भी कि वो फोटो दोनों महिलाओं की उस समय की है जबकि शीला जी जीत गई हैं और सुषमा जी उनको बधाई दे रही हैं विधानसभा में, उसकी तस्वीर हमने लगाई है। बहुत ही प्यारी तस्वीर है, दो महिला लीडर्स की आपस में एक, जो ऐसी तस्वीरें आज के तारीख में देखने को नहीं मिलती है कि भाई जी पॉलिटिकल राइवलरी अपनी जगह पर है, एक व्यक्ति जीती है, एक व्यक्ति हारी है, लेकिन दोनों के बीच में एक प्रेम, एक वात्सल्य बना हुआ है। वो तस्वीर भी मैंने शेयर की है, आप दर्शकों को जरूर दिखा भी रहे हैं। और फिर ऐसा हुआ कि जब शीला जी से 2003 में जब चुनाव की स्थिति आई, तब तक बीजेपी में बहुत उतापहो हलचल मचना शुरू हो गया। और तब तक बीजेपी अपस्विंग पे भी आ गई। 1998 में चुनाव जीत गई, 1999 में तो बहुत मार्जिन से चुनाव जीती, और बीजेपी और कांग्रेस अपनी सारी सीटें हार गई 1999 के लोकसभा चुनाव। तो फिर एक बीजेपी अपस्विंग में आ गई थी। बीजेपी को ये लगा था कि हम एक बार फिर से दिल्ली को फतह कर लेंगे, और ऐसी स्थिति में पार्टी ने सोच समझ करके मदन लाल खुराना को फिर से आगे कर दिया एज एज पार्टी फेस। पार्टी ने यह समझने में गलती कर दी कि तब तक शीला दीक्षित ने जो एक नैरेटिव जो था गवर्नेंस का, उसको चेंज कर दिया था, और बीजेपी को पंजाबी और दिल्ली के गवर्नेंस को पंजाबी बनिया के पार्टिसिपेशन से बियॉन्ड ले गई थी, और पूर्वांचल का पार्टिसिपेशन, माइनॉरिटीज का पार्टिसिपेशन, महिलाओं का पार्टिसिपेशन, नौजवानों का पार्टिसिपेशन, और वो उनकी भाषा लोगों से बहुत अच्छा कनेक्ट कर रही थी। तो खुराना जब 2003 के चुनाव में आए, despite he being a very good leader and a very able administrator and everything, he could not match up with Sheila Ji's करिश्मा। उनसे मैच नहीं कर पाए, और उस चुनाव में शीला जी ने उनको पटकनी दे दी। फिर जब 2008 का चुनाव आया, तब तक डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे, और उन्होंने 2007 में दिल्ली का जो म्युनिसिपल इलेक्शन जो हुआ था, उसमें बीजेपी को जितवा दिया था। बड़े अच्छे मार्जिन से पटकनी दी थी बीजेपी ने कांग्रेस को उसमें इलेक्शन में, और उनसे सत्ता छीनी थी म्युनिसिपैलिटी में। तो यह माना जा रहा था कि डॉक्टर हर्षवर्धन बीजेपी का चेहरा होंगे। वो अप्रोप्रिएट फेस भी थे, डॉक्टर थे, सोफिस्टिकेटेड थे, कंपैरेटिवली यंग फेस थे। और मुझे तो ये भी याद है कि जब असेंबली का जब लास्ट सेशन हुआ, और शीला जी के जमाने में एक चीज होती थी कि असेंबली के आखिर दिन, सेशन के आखिर दिन सारे एमएलए एक साथ जुट करके भोजन करते थे उनके साथ, और उसमें डॉक्टर साहब भी बैठे थे, सामने बैठे थे, इधर शीला जी बैठी थी। और शीला जी ने कहा था कि शायद अगला जब सेशन होगा तो मैं उधर होंगी, आप इधर होंगे। ये बात हमने अपने आंखों से देखी, अपने आंखों से सुनी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीजेपी ने पता नहीं फिर किस प्रेशर में आकर के, किस बात में आकर के ये निर्णय लिया कि डॉक्टर हर्षवर्धन कैंडिडेट नहीं होंगे, सीएम फेस नहीं होंगे, डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा सीएम फेस होंगे। मल्होत्रा जो कि 67 में बीजेपी की तरफ से चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर बने थे, और जो आउट ऑफ लोकल पॉलिटिक्स थे, अचानक से उनको सीएम फेस बना दिया। तो 2008 का चुनाव, तो जिस दिन उनका फेस डिक्लेयर हुआ, तब तक बीजेपी चुनाव में बहुत आगे चल रही थी। लेकिन जैसे ही विजय कुमार मल्होत्रा का फेस अनाउंस हुआ, उस दिन बीजेपी वो चुनाव हार गई, और बीजेपी वो चुनाव हार गई, और शीला जी इस तरह से तीसरी बार चुनाव जीत करके सत्ता में आई। फिर 2013 का चुनाव हुआ, तब तक आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति हो चुकी थी। और आम आदमी पार्टी के उत्पत्ति में मैं आपको ये बताऊंगा, जो अन्ना हजारे का आंदोलन जो था, उस आंदोलन में बहुत बड़ा रोल रहा था इनका, क्या नाम है, उस आंदोलन में बहुत बड़ा रोल रहा था आरएसएस का। आंखों देखी बात है, रामलीला ग्राउंड में हम लोगों ने देखा, और जो कुछ लोग आरएसएस के, हमारे जो कुछ पत्रकार, सीनियर वरिष्ठ पत्रकार जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और आज पदों पर भी हैं, उन लोगों ने उनका काफी मेंटरिंग की थी उस आंदोलन की। खैर एनीवे, डॉक्टर हर्षवर्धन उस चुनाव को में लड़े, बीजेपी अच्छा लड़ी, लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी जिसको वो लेकर के आए थे कि वो कांग्रेस का वोट काटेगी, वो काफी आगे निकल गई, और बीजेपी 2 या 3 सीट से
35 की संख्या से पीछे रही। हालांकि लार्जेस्ट पार्टी तो बनी, लेकिन 35 की संख्या से पीछे रही। और अरविंद केजरीवाल ने उस समय जो है सब पलटी मारी, और उसने जिस आदमी ने कसम खाई थी कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, उस व्यक्ति ने कांग्रेस के सपोर्ट से वो अपनी 29-30 दिन की सरकार बनाई। 2015 में फिर चुनाव हुआ। 2015 में चुनाव हुआ तो तब तक लोकसभा चुनाव में फिर बहुमत से आगे बीजेपी 7 सीटें निकाल ली बीजेपी ने 2015 के 2014 के चुनाव में, और डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री बन गए। तो उस समय ऐसा कहा गया कि जो है सो वो उस समय जगदीश मुखी का ये चेहरा लेकर के ये घुमाना शुरू कर दिया। तो अंत में डेस्परेशन में आकर के बीजेपी ने किरण बेदी, जो कि अन्ना आंदोलन में केजरीवाल के साथ थी, अन्ना आंदोलन में 3 व्यक्ति थे, अन्ना, किरण बेदी और केजरीवाल, और तब तक इन दोनों में, चूंकि ये कांग्रेस के साथ चले गए थे केजरीवाल आम आदमी पार्टी, तो केजरीवाल बेदी ने पार्टी को छोड़ दिया। तो उनको कांग्रेस ने उनको डॉक्टर हर्षवर्धन की कृष्णानगर सीट पर बीजेपी ने टिकट दिया किरण बेदी को, और उनको चुनाव में एज चीफ मिनिस्टरियल फेस प्रोजेक्ट कर दिया। किरण बेदी एक पोलराइजिंग फिगर है। किरण बेदी एक पोलराइजिंग फिगर है। उनके कई उनका सम्मान करने वाले लोग हैं, तो कई उनका मतलब कि उनके प्रति, उनके कार्य प्रणाली के प्रति, उनके कार्यशैली के प्रति असहमति वाले लोग हैं, और उनके जो तौर तरीके से उससे इतने विक्षुब्ध हो गए बीजेपी कार्यकर्ता। मुझे याद है कि उनका जो पोलिंग एजेंट था, इलेक्शन एजेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है इलेक्शन एजेंट, जो सारा चीज मैनेज करता है, नरेंद्र टंडन, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का पुराना अध्यक्ष, वो उसने हथियार डाल दिया, कहा कि भाई मैं इस व्यक्ति का चुनाव नहीं लड़वा सकता, वो छोड़ करके चला गया। और उसके बाद क्या हुआ, पार्टी फिर पटकनी खाई, बुरी तरह से पटकनी, किरण बेदी खुद ही चुनाव हार गई। कृष्णानगर की सीट जो कि बीजेपी की बिल्कुल गढ़ सीट थी, बीजेपी कभी वो सीट नहीं हारी थी। डॉक्टर हर्षवर्धन 93, 98, 2003, 2008, 2013 में सीट, 2015 में किरण बेदी वो सीट हारी। तो अब फिर 2020 के चुनाव में फिर पार्टी ने ये डिसाइड किया कि डिस्परेशन में कोई चेहरा नहीं लगाएंगे, और लेकिन वो फिर वो चेहरा सामने आ गया। ये सक्सेसफुल रही चेहरा बनाने में, क्या नाम है उनका, क्या नाम है, मनोज तिवारी का चेहरा बनाने में आम आदमी पार्टी सक्सेसफुल रही। उसने प्रोजेक्ट कर दिया कि भाई ये अपोनेंट है, ये क्या आदमी है, तो सिंगर है, डांसर है, ये क्या करेगा नहीं करेगा, और वो खुश होकर के रिंकिया के पापा गाना भी गाने लग गए, और बीजेपी का बैंड बाजा बारात सब निकल गया उस चुनाव में, और बीजेपी फिर पूरी तरह से चुनाव को हार गई। हारने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि उसके पहले वो वाली चुनाव जीती थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की चुनाव जीती थी, उसके बाद लोकसभा का चुनाव जीता था, उसके बाद ये चुनाव हार गई, क्योंकि लोगों ने फिर कहा कि भाई ऐसा नहीं। तो ये रही है। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है आतिशी ने, उसमें फिर से उनकी यही कोशिश है कि वो बीजेपी को डेस्परेट कर रही हैं कि या तो वो किरण बेदी जैसा चेहरा ला करके गलती कर दे, या फिर वो वैक्यूम छोड़ दें, जिससे कि वो मनोज तिवारी निकल करके बाहर वो अपना ड्रामा, कोई ड्रामा हो जाए और उसको वो भजा ले। तो ये उनकी कोशिश है। जैसे मैंने कहा, शेन वॉर्न, मैंने एक इसमें कहा था ना, शेन वॉर्न है टीम का कप्तान, फिरकी गेंदबाज है, फिरकी। तो आप बाउंसर वाउंसर वर्कर के भागे की ये फिरकी गेंदबाजी चल रही है, वो फिरकी गेंदबाज है, और वो गेंद में लगातार एक के बाद एक गुगली, चाइनामैन, वो सारी गेंदें डाल रहा है, और बीजेपी को खेलना पड़ रहा है। और इस स्थिति के लिए बीजेपी कुछ हद तक खुद उत्तरदायी है। इसको एक लोकल लीडरशिप डेवलप करनी चाहिए थी, जो उसने क्यों नहीं किया, इसका जवाब तो बीजेपी के लीडरान ही दे सकते हैं। मैं क्या इसका जवाब दूं? जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए एक सीएम फेस देना शायद ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी होगी, लेकिन बीजेपी अपनी एक स्ट्रेटजी पे भी चल रही है सर। और अभी तक जितने भी कैंपेन बीजेपी की तरफ से नजर आ रहे हैं वो भी काफी अटैकिंग दिख रही है, और बाकायदा उसने जैसे हम कहें कि एक विज्ञापन वार शुरू कर चुकी है। आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं, जहां पर कि बीजेपी की तरफ से कैंपेन बीजेपी की तरफ से विज्ञापन दिखाया जा रहा है, जहां दिल्ली अब करेगी ब्रेकअप के नाम से के तर्ज पर वो कैंपेन चल रहा है।
और जहां जहां बीजेपी कैंपेन चला रही, वहां वहां नरेंद्र मोदी का चेहरा दिख रहा है। तो क्या इसे हम एक बीजेपी की स्ट्रैटेजी माने कि वो कोई लोकल फेस ना दे करके, सीएम का कैंडिडेट ना दे करके, और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सामने रख रही है, क्योंकि चेहरे बीजेपी के पास कई हैं। और एक और बात मैं आपको जानना चाहूंगा, जो नई दिल्ली सीट है जहां केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस से संदीप दीक्षित है और बीजेपी से प्रवेश वर्मा है, माना जा रहा है कि उस पर एक तरह से कहें तो सीएम कैंडिडेट के तौर पर वो कॉन्टेस्ट है। तो क्या वाकई देखिए ऐसी बात आपको लग रही है सर? ये तो जो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जाट सिंपैथी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कल उसने कहा कि हम जाटों को रिजर्वेशन दे देंगे। तो देखिए, ये जी तो स्थिति, अगर अगर ये आज सब जगह नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखा रहे हैं, ये तो बीजेपी की डेस्परेशन है ना, ये बीजेपी की डेस्परेशन है। और आर दे ट्राइंग टू मेक इट नरेंद्र मोदी वर्सेस केजरीवाल, पुटिंग द स्टेक्स टू हाई? ये अगर 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 नरेंद्र मोदी, अगर गलती से इस चुनाव में अगर बीजेपी, जिसकी संभावना 50-50% है, अगर बीजेपी ये जी चुनाव हार गई आम आदमी पार्टी से, तो क्या वो केजरीवाल का जो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है कि वो मोदी के बाद का वैक्यूम में आना चाहते हैं, वो तो जी उसमें उनको लीप एंड बाउंड से आगे बढ़ जाएंगे वो। ये तो बहुत बड़ा रिस्क ले रही है बीजेपी, और इसके लिए बीजेपी खुद उत्तरदायी है कि उसने कोई इस तरह का लोकल फेस क्रिएट क्यों नहीं किया। उसके पास लोग थे, उसके पास लीडर्स थे, जो कि जनरली अक्रॉस दी कास्ट, कम्युनिटी, क्लासेस, एज ग्रुप, जेंडर्स एक्सेप्टेबल होते, लेकिन ऐसा नहीं किया जी उन्होंने। अब क्यों नहीं किया, ये तो बीजेपी की लीडरानी बताएंगे। जहां तक प्रवेश वर्मा की बात है, वो सर्टली उनको भी इस तरह से जो लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इसलिए कर रहे हैं कि प्रवेश वर्मा कहीं से बीजेपी का चेहरा डिक्लेयर ना हो जाए। पहले पैसे वाले रुपए बात हुई, फिर अभी जाट के लिए वोट का ये बात हुआ। तो ये सारी बातें हैं जो कि मतलब कि वो सब, वो जो शेन वॉर्न है वो सब सोच रहा है कि जी वो कैसे कैसे काउंटर करना। उसकी दिमाग बहुत चल रही है शेन वॉर्न की, और वो सब चीजों को सोच रहा है। इन चीजों पे वो आगे लगातार अपनी नजर, विद दृष्टि लगाकर बैठा हुआ है और अपना खेल खेल रहा है। लेकिन बीजेपी को बहुत सोच समझ करके, और उनको बीजेपी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि बीजेपी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए केजरीवाल को। और कोई सीएम का अगर बढ़िया चेहरा वो दे देते तो अच्छी बात है। अब नहीं दे रहे हैं तो उनको फिर सीएम को चेहरे को लेकर के जितनी बार वार होता है उनके ऊपर, जितनी बार गुगली आती है, बाउंसर आता है, जो भी आता है, उसको वो अपने ढंग से उसको खेले, और उसको नेगोशिएट करने का, उसको चेकमेट करने की स्ट्रैटेजी उनको बनानी पड़ेगी। जी। तो ये है कि ये जो दिल्ली का की जो सियासी पिच है, उस पर जो दिल्ली पॉलिटिकल लीग चल रही है, डीपीएल, उसमें आप तो बिल्कुल अटैकिंग मोड में नजर आ रही है, और बीजेपी को तमाम जो अटैक है आपके, वो झेलने पड़ रहे हैं। अभी देखना है कि अब कितना खूबसूरती से बीजेपी मुकाबला कर पाती है, क्योंकि अब तक आपने ये स्ट्रेटजी तो बना के ये तो दिखाया है कि वो लगातार हर रोज एक नया मुद्दा लेकर के आ रही है। पहले उसने वोटर स्कैम का मुद्दा लिया, फिर जाट रिजर्वेशन का मुद्दा लिया, और अब वो बीजेपी का सीएम फेस कौन है, ये इसे मुद्दा बना रही है। तो वो हर रोज कुछ नया लेकर के आ रही है। हालांकि बीजेपी भी बिल्कुल पिच पे जमी हुई है, और उसकी तरफ से भी लगातार जवाब आ रहे हैं। बीजेपी ने भी बहुत अटैकिंग मूड में, मतलब फॉरवर्ड, बीजेपी भी फॉरवर्ड खेलती ही दिख रही है, और उसने एक विज्ञापन कैंपेन शुरू किया, और जब जब आपकी तरफ से कोई मुद्दा आया तो वो भी उतनी ही मजबूती से जवाब दे रही, जैसे कि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि पूर्वांचल के लोगों को आप पार्टी जो है वो उनको नीचा दिखा रही है। तो अब ये चल रहा है सर दिल्ली की सियासी पिच पर, कभी एक टीम हावी, कभी दूसरी टीम हावी, और स्लॉग ओवरों में मामला भी चल रहा है। देखें कि आगे अभी स्लॉग ओवर आने मौसम। में दिक्कत है। अभी अभी जो टाइम जो है ना, वो जो कहते हैं हम पावर प्ले वाला टाइम है, कि पहले जी 6 ओवर पावरफुल। वाला गेम बोले, अभी पावर प्ले वाला जी चल रहा है, पार्ट पावर प्ले वाला। जी अभी पावर जी प्ले में, पावर प्ले और है। फिर वो, और वो जब नामांकन वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद फिर वो जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी। तो जी, तो ये है कि अब पावर प्ले है,
और दोनों ही तरफ से अटैक हो रहा है। अब देखिए कि इसका ये हवा का रुख किधर की ओर जाता है और मैच जो है वो किस ओर झुकता नजर आता है। सर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और हमें इतना प्यार दे रहे हैं। आप कमेंट कीजिए, हमें आपके कमेंट का बहुत इंतजार रहता है। अमित जी, मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। मेरे बहुत ही बुजुर्ग महिला, पढ़ी लिखी संग्राम बुजुर्ग महिला, जो कि काफी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखती है, सुनती है, उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अगर अच्छा बोल रहे तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण आपके एंकर का है, जो कि बहुत ही सज्जन सुशील व्यक्तित्व का मालिक है, और ऐसे एंकर आज के तारीख में देखने को नहीं मिलते हैं। तो आप बधाई के पात्र हैं। और दर्शक लोगों के साथ आनंद ये आ रहा है हमें कि दर्शक लोग काफी जुट रहे हैं। हमारी संख्या जो है, जो कोई ये मिलियन विलियन की नहीं है, हम सैकड़ों में हैं, लेकिन सैकड़ों जो हमारे हैं वो हमारे अपने हैं और हमें काफी सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और जिन्होंने आपकी तरफ से जिन्होंने मेरी तारीफ की उनको भी धन्यवाद बहुत बहुत। और वैसे ये आपका ही प्रभाव रहता है कि जब आप बोलते हैं तो मंत्र मुग्ध होकर के सुनना ही एकमात्र ऑप्शन बचता है। सभी दर्शकों को हम धन्यवाद देते हैं कि वो इतना प्यार हमें दे रहे हैं, और ये सफर ऐसे ही शुरू हुआ है सर, एक एक करके बढ़ेगा और धीरे धीरे उम्मीद है कि आगे और बढ़ता ही जाएगा, और हमारे साथ और दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और लगातार जुड़ते रहेंगे। तो ये योगदान आपका ही है सर, क्योंकि जो आप कहते हैं, जो आप बताते हैं, मीडिया में तो आता है, लेकिन जो चीज रह जाती है, वो जो आपका ज्ञान है और जो आपका अनुभव है, वो जब सामने आता है तो वो दर्शकों को बांध लेता है। थैंक यू जी। चलिए सर, आप दिल्ली के सियासी पिच पे गहमागहमी जारी है, और लगातार कभी बाउंसर तो कभी गुगली फेंकी जा रही है, और सामने वाली पार्टी भी जम के उसका जवाब भी दे रही है। कई बॉल जो है मैदान के बाहर भी जा रही हैं, बाउंड्रीज भी लग रही हैं, और दर्शकों के तौर पे हम अभी बस नजारा देख रहे हैं। और जैसे जैसे मौसम में चेंज आएगा, जैसे जैसे चुनाव की हवा बदलेगी, वैसे वैसे नतीजों में भी कुछ और उतार चढ़ाव आते रहेंगे, हम उसे देखते रहेंगे। आज के लिए सर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू अमित।